साकेत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? दोस्तों, धुरंधर द रिवेंज को मैंने 3 बार सिनेमा हॉल में देखा है, लेकिन इसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा। तो घर आकर बैक टू बैक मैं केवल इसी के गाने सुन रहा हूँ और इंस्टाग्राम पर बैक टू बैक इसी के डायलॉग्स वाली बहुत सारी रील देख रहा हूँ। और फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान रणवीर सिंह ने स्टेज पर एक बार ये डायलॉग बोला था, इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल अब धुरंधर द रिवेंज तय करेगी। और इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, फिल्म धुरंधर द रिवेंज इतने पैसे कमा रही है कि इसके मेकर्स पैसे गिन नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि फिल्म ने कई मरते हुए सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को भी जिंदा कर दिया है, जिन सिनेमा हॉल्स में कई शोज कैंसिल हो जाते थे या ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 लोग ही फिल्म देखने के लिए आते थे, लेकिन धुरंधर द रिवेंज में ये हाउसफुल जा रहे हैं। टिकट खिड़की पर लोग टूट पड़े हैं और फिल्म की टिकट नहीं मिल रही है। लेकिन आपने शायद अभी तक किसी न किसी तरीके से ये फिल्म देख ली होगी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी से जुड़ी ऐसी कई बातें आपको बताने वाले हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। खैर, धुरंधर का जो पहला पार्ट था उसके अननोन फैक्ट्स का एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसको आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको धुरंधर द रिवेंज के बारे में ही बताऊं। खैर, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये फिल्म देखी थी तो उसमें बहुत सारे सीन्स में हमें गालियां सुनने के लिए मिली थी, जहाँ कई गालियों को म्यूट नहीं किया गया था। और ऑब्वियस सी बात है कि फिल्म का ए सर्टिफिकेट था, तो हम इस बात के लिए तैयार भी थे और ये सारे सीन्स देखने में अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन इसके बाद जब मैंने तीसरे दिन और चौथे दिन ये फिल्म देखी तब इसमें से बहुत सारी गालियों को म्यूट कर दिया गया था, जिससे फिल्म देखने का मजा ही खराब हो गया और ये सीन्स अब वो इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाए जो कि पहले दिन डाला था। जैसे फिल्म का पहला ही सीन था जब रणवीर सिंह ये बंदूक लेकर यहाँ एमएलए के घर में एक एक करके लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ पर हमें कई गालियां सुनने के लिए मिली थी। इसके अलावा संजय दत्त जब अर्जुन रामपाल से अक्षय खन्ना के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ गालियां सुनने के लिए मिली थी। लेकिन अब मैंने जब दोबारा से ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखी तो इन सारी गालियों को म्यूट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले फिल्म धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही फिल्म के तौर पर बनाया गया था और एक ही साथ में इन दोनों फिल्मों को शूट कर लिया गया था, जहाँ इन दोनों ही फिल्मों का कंबाइंड बजट रखा गया था लगभग 300 करोड़ रुपए। लेकिन अगर कमाई की बात करें तो इसके पहले पार्ट ने ही अकेले लगभग 1500 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया था। तो वहीं इसके दूसरे पार्ट ने लगभग 5 से 6 दिनों में ही मात्र इंडिया में लगभग 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और ये फिल्म लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आई है इस बात का अंदाजा आप फिल्म के पहले मंडे से लगा सकते हैं, जहां फिल्म ने अपने पहले मंडे में लगभग 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो वाकई में इंसेन है कि 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन वो भी मंडे यानी कि वर्किंग डे पर, जो आज के टाइम पर अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। नहीं तो आज के टाइम पर बड़ी से बड़ी फिल्में भी 65 करोड़ की ओपनिंग तक नहीं ले पाती हैं, लेकिन धुरंधर ने अपने पहले मंडे पर इतनी कमाई करके दिखाई है, जहां इसने अपने पेड प्रीमियर शो के दौरान लगभग 43 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। पहले दिन इसने कमाए लगभग 102 करोड़ रुपए, दूसरे दिन तकरीबन 80 करोड़ रुपए, तीसरे दिन लगभग 113 करोड़ रुपए, चौथे दिन लगभग 115 करोड़ रुपए और पांचवें दिन यानी कि मंडे को लगभग 65 करोड़ रुपए और छठवें दिन यानी कि ट्यूसडे को लगभग 56 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। और धुरंधर 2 के ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि आगे चलकर इनको कई सालों तक फ्यूचर में तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। खैर, रिकॉर्ड वैसे बनते ही तोड़ने के लिए हैं, लेकिन अब ये रिकॉर्ड ऐसी ही फिल्म तोड़ पाएगी जो कि धुरंधर 2 से भी बेहतरीन बने। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म धुरंधर 2 एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड को दिया गया एक स्टेटमेंट है कि आज के टाइम पर अब फिल्में ऐसी बनेंगी। लोग बॉलीवुड के द्वारा परोसी गई कोई भी गंदगी सिनेमा हॉल में देखने के लिए नहीं आएंगे जब तक कि लोगों को उनकी टिकट के पैसे वसूल नहीं होंगे। यहाँ तक कि आपको ये बता दें कि सुनने में तो ये तक आ रहा है कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज की सफलता ने कई फिल्मों की कहानी को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब सबको पता है कि धुरंधर 2 उस मुकाम पर है जहाँ पर हर आने वाली फिल्म का कंपैरिजन धुरंधर से जरूर होगा। धुरंधर द रिवेंज लगभग 3 घंटे 49 मिनट की लंबाई वाली फिल्म है, लेकिन इंडिया में सेंसर बोर्ड ने इसके लगभग 6 मिनट के सीन्स को कट कर दिया है। उनका कहना यह है कि इन सीन्स में बहुत ज्यादा वायलेंस है और ये सीन हमें इंडिया में कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिले हैं। जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पर ये फिल्म चल रही है वहाँ पर इन 6 मिनट के सीन्स को भी दिखाया गया है। तो सेंसर बोर्ड जब फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे ही चुकी है तो पता नहीं अब ऐसे सीन्स को कट करने से क्या ही मतलब बनता है।
और इसके बाद भी मन नहीं भरा तो कई जगह पर गालियों को बेवजह म्यूट करके दिखाया जा रहा है, जिससे कि वो इम्पैक्ट आ ही नहीं पाया है। 19 मार्च 2026 को ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज हुई और इसमें हमें नजर आए हैं रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव जीरा और दानिश पंडूर। आदित्य धर ने फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया, उन्हीं ने फिल्म का डायरेक्शन किया और उन्हीं ने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया, जिन्होंने धुरंधर के लगभग 7 साल पहले साल 2019 में आई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को बस डायरेक्ट किया था। और सोचने वाली बात यह है कि उनके द्वारा बनाई गई पहली ही फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। खैर, इसके बाद आदित्य धर विकी कौशल के साथ अपनी एक और आने वाली फिल्म अश्वत्थामा के ऊपर काम कर रहे थे और काफी हद तक उन्होंने फिल्म की कहानी तैयार भी कर ली थी, यहाँ तक कि इसके कुछ पोर्शन शूट भी हो चुके थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा था और कोई भी इसमें पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इस वजह से ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। और इसके बाद में आदित्य धर ने धुरंधर की कहानी के ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने ये कहानी तैयार की और ये 2 फिल्में बनाई, जिसमें आदित्य धर के साथ ही साथ जियो स्टूडियोज ने भी पैसा लगाया और ये दोनों ही फिल्में इस बड़े स्केल पर बन पाई। वैसे आपको बता दें कि जियो स्टूडियोज ने भी लगभग 80% फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद में हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। तो उस समय खुद आदित्य धर ने और रणवीर सिंह ने अपनी जेब से इसमें पैसे लगाए और ये फिल्म कंप्लीट की। लेकिन फाइनली जब ये फिल्म बनकर तैयार हो गई और ये सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तो भाई आज के टाइम पर ये पैसे की खान बन चुकी है, जो इतना पैसा दे रही है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। धुरंधर द रिवेंज का एक सीन था जहां पर हमजा और उसका जीजा या उसका दोस्त कहें पिंडा, ये दोनों ही एक बाथरूम में होते हैं और यहाँ पर पिंडा रणवीर से बोलता है, ओए जस्सी घर की याद नहीं आई तुझे, और इस पॉइंट पर इंटरवल हो जाता है। लेकिन ये मोमेंट ऐसा था जिसने सबको बिल्कुल शॉक्ड कर दिया था कि अब इंटरवल के बाद क्या होगा। खैर, इंटरवल के बाद में हमजा पिंडा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर किसी को भी इस बारे में न बताए, लेकिन इस समय तक पिंडा ने कई नशीली दवाओं के इंजेक्शन अपने आप को लगा लिए थे और यहाँ पर पिंडा को हमजा की शक्ल में एक मॉन्स्टर नजर आने लगता है और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। खैर, रणवीर सिंह उसको यहाँ पर बचाने की और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वो मारा जाता है। वैसे यहाँ पर बाथरूम में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि इस बाथरूम में इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा शख्स मौजूद था और ये था फिल्म को शूट कर रहा कैमरामैन, जिसकी एक झलक हमें यहाँ पर इनके पीछे शीशे में नजर भी आती है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि इन दोनों के पीछे हमें ये कैमरामैन आईने में नजर आ रहा है। हालांकि ये इतने कम सेकंड के लिए थी कि शायद आपकी नजर इसके ऊपर गई ही ना हो, लेकिन मैंने इसको नोटिस किया तो आपको बता दिया। वैसे इसी सीन में जब रणवीर सिंह का हमें ये मॉन्स्टर वाला लुक देखने के लिए मिलता है तो कई लोगों को ये लगता है कि शायद ये CGI या VFX से बनाया गया होगा, लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए भी CGI और VFX का यूज नहीं हुआ था। इस सीन के लिए भी रणवीर सिंह का ये पूरा मेकअप किया गया था, जिस मेकअप को करने में लगभग 2 से 3 घंटे रणवीर सिंह को लगे थे और इस सीन को एक ही बार में शूट कर लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इतने सारे लोग मिलकर रणवीर सिंह का ये मेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा आपने अगर नोटिस किया हो तो इसमें हमें यामी गौतम का भी एक कैमियो देखने के लिए मिलता है, जहां पर वो एक हॉस्पिटल की नर्स बनी होती हैं। और यहाँ पर अगर आप यामी गौतम का नाम नोटिस करेंगे तो उनका नाम होता है साजिया बानो। आपको बता दें कि इसमें उनका नाम साजिया बानो इसलिए रखा गया था क्योंकि उनकी फिल्म हक में भी उनका नाम साजिया बानो ही था और यामी गौतम के काम को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और आदित्य धर ने यहीं पर यह हमें छोटा सा ईस्टर एग दिया है इन दोनों ही फिल्मों में उनके किरदार के नाम को सेम रखकर। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमें कीर्ति कुल्हाड़ी एक जगह पर अपने हस्बैंड जसकीरत सिंह रंगी के बारे में बात करती हुई नजर आती हैं। हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट। और आदित्य धर ने आगे चलकर फिल्म धुरंधर में भी सेम यही नाम रणवीर सिंह के किरदार का रखा था, जसकीरत सिंह रंगी। तो पहले तो लोगों को ये लगने लगा था कि कहीं फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और धुरंधर आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दोनों ही फिल्में अलग थीं। यहाँ पर इन दोनों ही किरदारों के नाम बस सेम थे और ये भी बस एक छोटा सा ईस्टर एग था। इसके अलावा फिल्म धुरंधर द रिवेंज का सबसे बड़ा सरप्राइज होते हैं राकेश बेदी, जो कि क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि वो 45 साल से यहाँ हैं। और वाकई में जब इस पॉइंट पर यह बात सबके सामने आती है कि राकेश बेदी 45 साल से यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं। वैसे अगर धुरंधर के दोनों ही पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये बात पहले ही इंडिकेट कर दी जाती है कि राकेश बेदी एक स्पाई हैं और वो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह की हेल्प कर रहे थे। जैसे धुरंधर के पार्ट 1 में राकेश बेदी अपनी बेटी येलिना का मोबाइल रणवीर सिंह के पास में फेंक देते हैं। हालांकि उस समय तो ये सीन देखने के बाद समझ में नहीं आया था कि आखिर ये मोबाइल उन्होंने क्यों फेंका है, लेकिन अब जब सस्पेंस खुल गया कि वो खुद एक स्पाई थे तो उन्होंने ये मोबाइल रणवीर सिंह के लिए फेंका था कि वो उस मोबाइल को उठाएं
और उनकी बेटी से कांटेक्ट करें। तो कहीं ना कहीं राकेश बेदी का उस समय ये मास्टर प्लान था कि रणवीर सिंह कैसे भी करके उनकी बेटी से जुड़ें। इसके अलावा आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि हमजा के पास में एक हिट लिस्ट होती है और इस डायरी में वो सबके नाम लिख के रखता है, जिसमें हमें रहमान डकैत, बड़े साहब, मेजर इकबाल और ऐसे कई और नाम नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर हमें जमील जमाली यानी कि राकेश बेदी का नाम नजर आता ही नहीं है, जबकि उस समय तक रणवीर सिंह को ये बात पता भी नहीं थी कि वो खुद एक स्पाई हैं। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो राकेश बेदी का नाम भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन ये हिट लिस्ट आर माधवन ने उन्हें दी थी और आर माधवन को ये बात पहले ही पता थी कि राकेश बेदी भी एक स्पाई हैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने रणवीर सिंह को कुछ भी नहीं बताया था। तो वहीं इस पूरी फिल्म में अगर सबसे बुरा किसी के साथ में होता है तो वो रणवीर सिंह की पत्नी येलिना होती हैं, जिनको ये बात पता भी चल जाती है कि रणवीर सिंह एक हिंदू हैं और एक जासूस हैं, और वो फिर भी कुछ नहीं बोलती हैं। वैसे यहाँ पर आपने अगर नोटिस किया हो तो जमील जमाली इंडिया के द्वारा भेजे गए एक स्पाई थे और एक हिंदू थे, और हमजा भी बेसिकली इंडिया से भेजे गए स्पाई होते हैं और पंजाबी होते हैं, जिनका असली नाम जसकीरत सिंह रंगी होता है। और आगे चलकर जब ये जमील जमाली की बेटी से शादी करते हैं जिसका नाम येलिना होता है, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ना तो जमील जमाली ओरिजिनल मुस्लिम थे और ना ही हमजा ओरिजिनल मुस्लिम था। और फिल्म में दिखाया जाता है कि जमील जमाली की शादी अपने से लगभग 28 साल छोटी एक हिंदू महिला से होती है। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जो सारा अर्जुन है वो मुस्लिम नहीं, वो हिंदू थी, लेकिन इस बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया। वैसे इसके अलावा एक और चीज हमें देखने के लिए मिलती है जब हमजा की येलिना से शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी येलिना को ये पता नहीं चल पाता है कि ये मुस्लिम नहीं एक हिंदू है। और इस बात का प्रूफ हमें फिल्म के आखिरी में देखने के लिए मिलता है, जहां पर रणवीर सिंह की ये ट्रेनिंग चल रही होती है और यहाँ पर उनको मुस्लिम जैसा बनाने के लिए हॉस्पिटल के बेड पर लिटाया जाता है और उनका खतना करवाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम होने की पहचान होता है। और ऐसा करने के पीछे एक रीजन ये था कि किसी को भी ये बात पता ना चल पाए कि रणवीर सिंह मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हैं। इसी वजह से शादी होने के बाद तक भी सारा अर्जुन को ये बात कभी पता ही नहीं चल पाई थी, जब तक उन्होंने अपने घर में रखी हुई हमजा की ये डायरी नहीं देखी थी। यहीं पर जब एंड क्रेडिट चलता है तो हमें रणवीर सिंह की ट्रेनिंग वाला पार्ट देखने के लिए मिलता है कि कैसे रणवीर सिंह को इसके लिए रेडी किया गया था। यहाँ पर एक सीन में हमें रणवीर सिंह अंडर वाटर बैठे हुए नजर आते हैं और काफी देर तक वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो इस बारे में कई लोगों को ये लग रहा था कि ये भी CGI और VFX से बनाया गया होगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं था। रणवीर सिंह ने रियल में यहाँ पर इस अंडर वाटर सीन को परफॉर्म किया था और बहुत देर तक वो यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहे थे। इसकी भी कई बिहाइंड द सीन क्लिप आप YouTube और Instagram पर देख सकते हैं, जहाँ पर रणवीर सिंह हमें यहाँ पर अंडर वाटर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर रणवीर सिंह की ट्रेनिंग में भी हमें एक चीज नोटिस करने के लिए मिलती है, जब रणवीर सिंह को ये सिखाया जाता है कि वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में, यहाँ तक कि जब वो मरने वाले होते हैं तब भी अपने आप को कैसे डिफेंड करें। और इसकी झलक हमें रणवीर सिंह के किरदार में पूरी फिल्म में देखने के लिए मिलती है, जहां कई सीन में ऐसा लगता है कि जैसे रणवीर सिंह अब बिल्कुल मरने ही वाले हैं। लेकिन फिर रणवीर सिंह यहाँ पर अपने दिमाग में कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट याद करते हैं जिससे उनके पास में काफी ताकत आ जाती है और वो यहाँ से बच जाते हैं। तो मानना पड़ेगा आदित्य धर को, जिन्होंने रणवीर सिंह की ट्रेनिंग का ये छोटा पार्ट उनके किरदार के साथ में पूरी फिल्म में रखा। खैर, फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जहां पर आलम भाई हमजा को बचाने के लिए पिंडा को मारने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं और आगे चलकर रणवीर सिंह उन्हें सीधे गोली मार देते हैं। यहां पर आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने जानबूझकर इतनी जल्दी गोली उन्हें इसलिए मार दी थी क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाए, क्योंकि टॉर्चर करने वाले कई सीन अर्जुन रामपाल के हम पहले ही देख चुके थे, जिसमें इंडियन स्पाई को उन्होंने कई सारे तारों से बांधा होता था और ये टॉर्चर बहुत ही भयानक था। तो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह ने इसी टॉर्चर से बचाने के लिए आलम भाई को सीधे गोली मार दी थी। लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं अफसोस रह गया है कि आलम भाई की जो बैक स्टोरी थी उसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चल पाया। वैसे इस सीन के बाद में रणवीर सिंह उनकी दुकान में जाते हैं और वो होते भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी 2 चाय ऑर्डर करते हैं। एक बेंच पर बैठते हैं और आलम भाई को नमक वाली चाय पीने की आदत थी, क्योंकि एक बार वो बातों बातों में रणवीर सिंह को ये बात बता देते हैं कि वो बरेली के एक छोटे से गाँव से थे जहाँ पर पानी केवल खारा ही आता था और तभी से उन्हें खारे पानी के चाय पीने की आदत पड़ गई थी। हालांकि इसके पहले पार्ट में हमें दिखाया जाता है जब पहली बार आलम भाई से रणवीर सिंह की मुलाकात होती है। हालांकि यहाँ पर धुरंधर के पहले पार्ट में हमें देखने के लिए मिलता है जब हमजा पहली बार आलम भाई से मिलता है तो उसे नमक वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसका वो एक घूंट तक नहीं पी पाता है। लेकिन आलम भाई को मारने के बाद उसके अंदर इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी कि वो 2 नमक वाली चाय को ऑर्डर करता है और एक ही सांस में उसको पी जाता है। और यहाँ पर ऑडियंस आलम भाई के किरदार के साथ में बहुत ही इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, लेकिन उनकी बैक स्टोरी हमें पता नहीं चल पाई है।
और कहीं ना कहीं ऑडियंस ये चाहती है कि आदित्य धर इसका तीसरा पार्ट बनाए और उसमें आलम की बैक स्टोरी जरूर देखने के लिए मिले। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि आलम भाई के अलावा हमें इसमें राकेश बेदी की भी बैक स्टोरी देखने के लिए नहीं मिली है कि वो आखिर यहाँ पर कैसे आए थे, 45 साल उन्होंने यहाँ पर क्या किया और कैसे यहाँ पर वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस इसके तीसरे पार्ट में उनकी भी बैक स्टोरी देखना काफी पसंद करेगी। इन दोनों के अलावा मुझे लगता है कि इसमें पिंडा के बारे में भी ज्यादा नहीं बताया गया है कि कैसे वो रणवीर सिंह का दोस्त होता है, लेकिन यहाँ पर कैसे वो एक आतंकवादी बन जाता है, पाकिस्तान आता है और नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है और उसको इंडिया भी ले जाता है। तो कहीं ना कहीं पिंडा के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा नहीं बताया गया था, उसकी जर्नी भी हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं पिंडा, राकेश बेदी और आलम भाई की बैक स्टोरी हमें इसके तीसरे पार्ट में जरूर देखने के लिए मिलनी चाहिए। वैसे आपको बताते चलें कि इसमें नजर आने वाले लगभग सारे ही कैरेक्टर बिल्कुल रियल थे। तो पिंडा का किरदार भी रियल में था, हालांकि उसका नाम बदला गया था। इसका नाम था रिंदा, जो कि पंजाब का रहने वाला था, जो कि नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया था और आगे चलकर वो पाकिस्तान भी चला गया था, जिसके बारे में मीडिया में हमें न्यूज भी सुनने के लिए मिली थी। तो आदित्य धर ने इसी किरदार को फिल्म में दिखाया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि रियल लाइफ रिंदा के साथ में भी ऐसा ही हादसा हुआ था और वो पाकिस्तान में मारा भी गया था। तो हैट्स ऑफ टू आदित्य धर, जिन्होंने इन सारी घटनाओं को, इन सारे रियल किरदारों को फिल्म के हिसाब से मर्ज किया। मेजर इकबाल को एक ऑयल से भरे कंटेनर में डाल देता है और उसमें आग लगा देता है और यहाँ पर इस पूरी ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। वैसे आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ट्रेन भी नकली होगी और ये ब्लास्ट भी नकली होंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रियल ट्रेन बनाई गई थी और यहाँ पर ये ब्लास्ट भी बिल्कुल रियल में हुआ था। और यहाँ पर आप ये ट्रेन के डिब्बे बनने का बिहाइंड द सीन भी देख सकते हैं, जहाँ पर एक चद्दर से ट्रेन के ये डिब्बे बनाए जा रहे हैं और इसमें ये ब्लास्ट भी असली करवाया गया था। तभी ये ब्लास्ट देखते टाइम पर हमें काफी ओरिजिनल भी लगता है। VFX और CGI से बनाया हुआ बहुत ही पॉलिश तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग वाला ब्लास्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसा कि अक्सर हमें YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में देखने के लिए मिलता रहा है, जो देखने में बिल्कुल ही नकली लगते हैं। तो इसमें आदित्य धर ने ये करने की कोशिश की है कि इसके ज्यादा से ज्यादा सीन्स को वो रियल में ही शूट करें और अगर किसी का अलग तरह से मेकअप भी करना है तो इसके लिए CGI और VFX के ऊपर डिपेंड ना रह के प्रोस्थेटिक का मेकअप करवाया। और यही एक रीजन रहा कि पूरी फिल्म के हर एक सीन देखते टाइम पर बिल्कुल रियल लगते हैं और लोग इनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट भी हो पाए। तो वही फिल्म धुरंधर में और रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में हमें काफी समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे एक तो इन दोनों ही फिल्मों में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह अपने जीजा को मार डालते हैं। जैसे एनिमल में रणबीर कपूर का ये सीन आपको याद होगा, जहां पर वो अपने जीजा की गर्दन दबाकर उन्हें मार देते हैं। तो वहीं धुरंधर में ये बाथरूम वाला सीन भी आपको याद होगा, जहां पर रणवीर सिंह पिंडा की गर्दन दबाकर उसको मार देते हैं। और यहाँ पर दोनों के जमीन पर लेटने का तरीका और मारने का तरीका भी काफी हद तक सिमिलर ही नजर आता है। तो वहीं रणबीर कपूर और रणवीर सिंह इन दोनों के लुक में भी हमें काफी हद तक समानता देखने के लिए मिलती है और ये भी देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों ही अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और बहन के लिए ऑब्सेशन भी साफ नजर आता है। जहां फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर अपनी बहन को रैगिंग से बचाने के लिए उसके स्कूल में ये बंदूक लेकर चले जाते हैं, तो वहीं फिल्म धुरंधर में हमजा अपनी बहन को बचाने के लिए MLA के पूरे परिवार को भून देता है। तो कहीं ना कहीं फिल्म धुरंधर और एनिमल इन दोनों के ही किरदारों में ये समानता हमें देखने के लिए मिली है। इसके अलावा इसमें हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने के लिए मिलता है, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा और आपको ये पता भी नहीं होगा कि ये सीन भी इसमें था। जब हमजा को छोड़ दिया जाता है, उसको इंडिया भेज दिया जाता है और यहाँ पर जब ये पुलिस वाला राजजुत्सी से बोलता है कि हमने इतनी मेहनत से उसको पकड़ा था और आपने उसको ऐसे ही जाने क्यों दिया है, तो राजजुत्सी उसको पागल बनाकर बोलते हैं कि इसको पागल खाने में बंद करो। ये सीन बिल्कुल ही एंड में आता है और तब तक शायद आप में से कई लोगों ने सिनेमा हॉल को छोड़ भी दिया होगा। ये आप क्या कह रहे हैं अचानक? अपनी औकात बुलाओ उमर। वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है और सबको बताऊंगा कि आप भी शामिल हैं इसमें। तो वहीं अगर आप नोटिस करेंगे तो धुरंधर के पहले पार्ट में रहमान डकैत की वाइफ उन्हें आते ही हॉस्पिटल में चांटा मार देती हैं क्योंकि उनका बेटा मर जाता है। तो अगर आपको याद हो तो फिल्म धुरंधर द रिवेंज में भी रहमान डकैत की पत्नी रहमान डकैत की मौत के बाद में हमजा को एक चांटा मारती हैं, जो चांटा कहीं ना कहीं इस बात के लिए था कि तुम रहमान डकैत के साथ में थे लेकिन उन्हें बचा क्यों नहीं पाए। लेकिन अब भाभी जी को यह बात कौन बताए कि रहमान डकैत को मारने वाला भी खुद हमजा ही था और इसके पहले पार्ट में रहमान डकैत के बच्चे को मारने वाला भी हमजा ही था। वैसे इस चांटे से याद आया कि जब भी सौम्या टंडन ने किसी को चांटा मारा है तो वो पूरी फिल्म के ऊपर हावी हो गया है,
जैसे पहले पार्ट में उन्होंने रहमान डकैत को चांटा मारा था और रहमान डकैत सारे किरदारों के ऊपर भारी पड़ गए थे, और इसके पार्ट 2 में उन्होंने रणवीर सिंह को चांटा मारा और रणवीर सिंह इसके पार्ट 2 में सबके ऊपर भारी पड़ गए। इसके अलावा मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल का उनके पिता के साथ में ये सीन तो आपको याद ही होगा, जहां पर उनके पिता अक्सर मेजर इकबाल को गाली देते हुए नजर आते हैं। जो बेचारा बाहर इतने बड़े बड़े काम करके आता है, लेकिन घर आकर उसको अपने बाप से ऐसी गाली सुनने के लिए मिलती रहती हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में अपने बाप को कुछ नहीं बोलता है। और यहाँ पर जब भी इन दोनों का ये कन्वर्सेशन होता है तो इसके बैकग्राउंड में हमें 2 तोते देखने के लिए मिलते हैं, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का। और यहाँ पर हमें नजर आता है कि येलो कलर का तोता रेड कलर के तोते के आगे काफी बकबक कर रहा है, लेकिन रेड कलर का तोता यहाँ पर शांत होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेड कलर का तोता मेजर इकबाल को दर्शा रहा था और ये येलो कलर का तोता मेजर इकबाल के पिता को दर्शा रहा था। और रेड कलर इस बात को दर्शा रहा था कि मेजर इकबाल के अंदर कितना गुस्सा है, लेकिन वो फिर भी शांत हैं। लेकिन आगे चलकर मेजर इकबाल का गुस्सा जब आसमान छू जाता है तो मेजर इकबाल अपने पिता को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में भी आपने देखा होगा कि इसके बाद में हमें इस खिड़की पर 2 नहीं केवल एक ही तोता बैठा हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं आदित्य धर ने इस छोटी सी डिटेल को भी इसमें काफी अच्छे तरीके से रखा था। वैसे इसके अलावा आपने अगर हमजा के नकली पासपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया हो तो हमें जो डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिलती है वो होती है 26/11/1979। हालांकि ये पासपोर्ट नकली था, लेकिन फिर भी इसमें जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई थी उसका लिंक 26/11 हमले से ही था, जो कि साल 2008 में मुंबई में हुए थे। यहाँ पर एक और डिटेलिंग हमें देखने के लिए मिलती है कि 26/11 में जब मुंबई में हमले हुए थे वो डेट आज भी लोगों को डरा देती है, 26 नवंबर। लेकिन आपको बता दें कि इसमें मेजर इकबाल का रोल निभाने वाले अर्जुन रामपाल की जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो 26 नवंबर ही है। और अर्जुन रामपाल ने बताया कि उन्हें अपने बर्थडे का वो दिन याद है जब पूरी मुंबई धमाकों से दहल रही थी, जिस दर्दनाक मंजर को वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। और जब उन्हें फिल्म धुरंधर ऑफर हुई तो उन्हें पता चला कि इसमें 26/11 का भी जिक्र है, तो अर्जुन रामपाल ने तुरंत ये फिल्म साइन कर ली थी। इसके अलावा इसमें हमें अर्जुन रामपाल के पिता बने हुए सुविंदर विकी नजर आए थे, जो उन्हें बहुत सारी गालियां देते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि उनके ये सारे सीन्स को फिल्म धुरंधर के रिलीज होने के बाद में शूट किया गया था और ये सारे के सारे सीन लगभग 2 दिनों में ही शूट हो गए थे। तो वहीं धुरंधर द रिवेंज में हमें एक और सीन देखने के लिए मिलता है जब रणवीर सिंह की मुलाकात दुबई में आर माधवन से होती है। तो यहाँ पर आर माधवन हमें सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं और सिगरेट पीने के बाद में वो उसको आधा बुझाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। और ये ऐसा इसलिए था जिससे कि यहाँ पर ऐसा कोई भी सबूत न रह जाए कि यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और इसी सीन के पहले आपने नोटिस किया हो तो जब वो बाथरूम से निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर उन्होंने दरवाजे को भी अपने रुमाल से खोला था। और हो सकता है कि आपने शायद इतनी छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर ध्यान भी न दिया हो, लेकिन आदित्य धर ने वाकई में इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है। इसके अलावा आपने अगर नोटिस किया हो तो जसकीरत सिंह रंगी हमेशा फोटोज को जला देता है जिससे कि पुरानी यादें न रह जाएं। और जब वो यहाँ पर आता है तो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ वाली इस फोटो को जला देता है। और जब इंडिया वापस आ जाता है तो यहाँ पर एलिना और अपने बच्चे के साथ में खिंची हुई इस फोटोग्राफ को भी जला देता है। हालांकि ये करते टाइम पर उसके अंदर के दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है जिससे कि वो इन पुरानी यादों से बाहर निकल सके और इन्हीं में फंस के ना रह जाए। और फिल्म की मेन थीम भी यही थी, बलिदान परमो धर्मा। वैसे इसका क्लाइमैक्स सीन भी बहुत ही इमोशनल था जब जसकीरत सिंह रंगी ये सारे कारनामे करने के बाद में ट्रेन में बैठकर अपने घर वापस आता है। और इस सीन में अगर आप रणवीर सिंह की एक्टिंग को देखेंगे तो भाई ये एक्टिंग बिल्कुल पीक कर गई है। उनके चेहरे पर हमें एक एक भाव समझ में आते हैं, उनका दुख, उनकी तकलीफ हम भी समझ सकते हैं। लेकिन वो अपने घर के रास्ते में बीच में खड़े हो जाते हैं और अपने घर वालों से नहीं मिलते हैं, जिस बारे में कई लोगों का ये कहना था कि उनको अपने परिवार वालों से मिलना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जसकीरत सिंह रंगी अब ये बात समझ चुका था कि वो लोग अब आगे बढ़ गए हैं और अब वो दोबारा से उनकी अगर जिंदगी में आएगा तो मुश्किलें ही पैदा करेगा। इस वजह से वो अपनी बहन के बच्चों और अपनी माँ को देखने के बाद यहाँ से वापस जाने लगता है। और भाई पर्टिकुलर इस मोमेंट में इतना इमोशनल वेटेज था कि इस मोमेंट में सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके अलावा आपने अगर नोटिस किया हो तो पूरी फिल्म में हमें अलग अलग चैप्टर देखने के लिए मिलते हैं, जहां इसका एक चैप्टर आता है द अननोन मैन। और इस चैप्टर में हमें देखने के लिए मिलता है कि हमजा एक एक करके यहाँ पर दुश्मनों को मारता जाता है और उन लोगों को भी चुन चुन कर मारता है जिन्होंने अपने पास्ट में कभी क्राइम किए थे। और आपको बता दें कि ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ था जब पाकिस्तान में एक के बाद एक ऐसी कई मौतें सामने आने लगी थीं, लेकिन इनके पीछे कौन था इस बारे में कभी पता नहीं चल पाया। जैसे इसमें हमें जहूर मिस्त्री देखने के लिए मिलता है जिसने इस प्लेन को हाईजैक किया था। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमजा जाकर उसको गोली मार देता है। वैसे रियल लाइफ में भी आपको बताएं तो जहूर मिस्त्री को 2 अननोन लोगों ने उसकी फर्नीचर दुकान के सामने ऐसे ही गोली मारी थी।
इसके अलावा खन्नानी ब्रदर्स की भी अगर बात करें तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर उसके पास में इंडिया के बहुत सारे नकली नोट थे और कुछ समय पहले उसका भाई पकड़ा भी जाता है, जिसके बारे में हमें फिल्म में सुनने के लिए भी मिलता है। और ये रियल में भी हुआ था। खन्नानी ब्रदर्स का भाई कुछ समय पहले पकड़ा गया था और इंडिया में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, खन्नानी ब्रदर्स अपनी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से नीचे एक ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरा था और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी, जो एग्जैक्ट सीन हमें फिल्म में देखने के लिए मिलता है। हालांकि फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है कि उसको हमजा ने मारा था, लेकिन रियल लाइफ में हुआ ऐसा ही था, लेकिन उसको किसने मारा ये बात कभी पता नहीं चल पाई और ना ही कभी उसके घर वालों ने इस केस के बारे में बहुत ज्यादा तहकीकात करने की भी कोशिश की। इस केस को वहीं दबा दिया गया। इसके अलावा हमें इसमें इंडिया के गैंगस्टर अतीक अहमद के भी कई सीन देखने के लिए मिलते हैं, जो हमें दिखाया जाता है कि उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और वाकई में उस समय ऐसा सामने आया था कि अतीक अहमद के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और फिल्म में हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको कैसे पुलिस कस्टडी में ही गोली मार दी जाती है। तो आपको याद हो तो रियल में भी अतीक अहमद के साथ में ऐसा ही हुआ था, जहां पर पुलिस कस्टडी में 3 अननोन लोगों ने उसको गोली मार दी थी। इसके अलावा आपको अगर बताएं तो फिल्म धुरंधर द रिवेंज में हमें लगभग 6 मिनट के सीन देखने के लिए नहीं मिले हैं। CBFC ने इसके लगभग 6 मिनट के सीन्स को कट कर दिया है, लेकिन ओवरसीज में जहां पर भी ये फिल्म चल रही है वहां पर इन 6 मिनट के सीन को भी दिखाया गया है। आपको बता दें कि ये 6 मिनट के सीन वो थे जहां पर उजैर बलोच अरशद पप्पू के सिर से फुटबॉल खेलता है। यहाँ पर हमें फुटबॉल खेलने वाला एक छोटा सा सीन बस देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको बता दें कि उजैर बलोच और अरशद पप्पू वाला ये सीन पूरी फिल्म का सबसे खतरनाक सीन था, जहां पर वाकई में लगभग 1 से 2 मिनट तक हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो उसके सिर के साथ में फुटबॉल खेल रहा है, उसको पकड़ के दीवार से मार रहा है। लेकिन यहाँ पर इन सारे सीन्स को कट कर दिया गया था। शाश्वत सचदेव ने फिल्म का म्यूजिक एल्बम कंपोज किया है और जिस तरह से उन्होंने पुराने गानों को इसमें नए तरीके से दिखाया है भाई, वो सुनकर मजा आ गया। जैसे बीच बीच में हमें हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले और दिल पे जख्म खाते हैं, जैसे कई बेहतरीन पुराने गाने सुनने के लिए मिले। और आज आलम यह है कि इसमें सुनने के लिए मिले ये छोटे छोटे गानों के पीसेस लोगों को इतने पसंद आए कि लोग इनको बैक टू बैक सुन रहे हैं। वैसे धुरंधर द रिवेंज में हर छोटे और बड़े गानों के वर्जन्स को मिलाकर टोटल 16 गाने रखे गए थे, जिनमें से फिल्म के कुछ पॉपुलर गाने हैं आरी आरी, मैं और तू, जाम से गुजरते हैं, आखिरी इश्क, वाइल्ड राइड, वारी जावा, फिर से। जहां फिल्म के क्लाइमैक्स में सुनने के लिए मिला गाना फिर से सुनते टाइम पर सबकी आंखें नम हो गई थीं और इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके ज्यादातर सीन कराची के लयारी एरिया में शूट किए जाने थे। तो इसके लिए थाईलैंड में लगभग 14 एकड़ जमीन पर पूरा का पूरा लयारी के जैसा दिखने वाला सेट तैयार किया गया था और फिल्म के अधिकांश हिस्से यहीं पर शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म के कई सीन प्रयागराज और पंजाब की कई लोकेशंस पर शूट किए गए और फिल्म धुरंधर को पूरी की पूरी गल्फ कंट्रीज में बैन किया गया है और पाकिस्तान में तो इसको बैन किया ही गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती ही जा रही है और पाकिस्तान में और कई और गल्फ कंट्रीज में ये फिल्म लोग पायरेटेड वर्जन में देख ही रहे हैं। जहां तक कि पाकिस्तान का तो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने ये फिल्म अभी तक ना देखी हो, क्योंकि ये उन्हीं की जगह की कहानी थी। इस वजह से वो लोग ये फिल्म देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे और हमें कई पाकिस्तानियों के फिल्म के लिए रिएक्शन भी देखने के लिए मिले। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 जो आई उस पे? अभी तक देखी तो नहीं है, ये सारा एक इंडिया का एक गेम है। वो हमारे बलोचो भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मीडिया में एक शर फैला रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इस चीज से हम दूर रहें। यहाँ तक कि पाकिस्तान में लयारी के जो पॉलिटिशियन हैं नबील गबूल, जिनका किरदार फिल्म में राकेश बेदी ने जमील जमाली के नाम से निभाया है, उनके भी कई इंटरव्यूज हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है। क्रिमिनल एक्टिविटीज लयारी के अंदर जो हालात थे वो सबको पता है। अच्छा, हमारे अपने लोगों ने खराब किया लयारी को, वहाँ की हुकूमतों ने। जहां उनके चेहरे की हंसी ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये पॉपुलैरिटी उन्हें पसंद तो आ रही है, लेकिन बाहर से वो ये बोल रहे हैं कि उन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई है। और जैसा कि फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें देखने के लिए मिलता है कि जमील जमाली यानी कि राकेश बेदी साहब वहां पर लगभग 45 सालों से जासूसी कर रहे थे। तो अब इसके बाद में नबील गबूल के कई इंटरव्यूज में और उनकी पुरानी फोटोज पर लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि साहब आप जरा बच के रहना, आपके बारे में सारे लोगों को पता चल गया है कि आप खुद एक इंडियन जासूस हैं और पाकिस्तान में जासूसी कर रहे हैं। मतलब भले ही ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज ना हुई हो, लेकिन वहाँ की पूरी आवाम को और पॉलिटिशियंस को इसने हिला के रख दिया है। ये फिल्म लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आई है इसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग को देखकर भी लगा सकते हैं, जहां पर लगभग अभी तक 28,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको 8.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे दी है।
जहां आलम यह है कि जनता सीधे सीधे दो ग्रुप में डिवाइड है। या तो ये फिल्म किसी को इतनी ज्यादा पसंद आई है कि उसने 2 या 3 बार इसको देखा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहले 19 मार्च को फिल्म धुरंधर द रिवेंज के साथ में यश की फिल्म टॉक्सिक भी क्लैश होने वाली थी और काफी लंबे समय तक लोगों को ये लग रहा था कि इन दोनों ही फिल्मों के बीच में क्लैश होगा, लेकिन एन मौके पर यश ने अपनी फिल्म को आगे बढ़ा दिया और अब फिल्म टॉक्सिक 4 जून को सिनेमा हॉल में रिलीज होगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज के रिलीज होने के पहले लगभग 2 महीने तक फिल्म धुरंधर सिनेमा हॉल में चलती रही, जिसकी वजह से कई और बड़ी फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया और इस दौरान रिलीज नहीं हुई। यहाँ तक कि मार्च का महीना तो बिल्कुल पूरा खाली गया। न धुरंधर द रिवेंज के पहले कोई फिल्म रिलीज हुई और न ही धुरंधर द रिवेंज के बाद में कोई फिल्म रिलीज हो रही है। वैसे इसमें टॉक्सिक के अलावा बैटल ऑफ गलवान और अल्फा जैसी लगभग 8 से 10 फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने फिल्म धुरंधर द रिवेंज की वजह से अपनी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा आपको बता दें तो पहले फिल्म धुरंधर द रिवेंज में अनिल कपूर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला था, जिसके बारे में अनिल कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था, लेकिन उस समय उनके पास में डेट्स खाली नहीं थी, इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म धुरंधर द रिवेंज से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और मैंने इसको लगभग 3 बार देखा हुआ है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।